नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलॉग और डिडक्शन पढ़ेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं आपको। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा टफ रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें स्टेटमेंट जो होते हैं वो इलॉजिकल होते हैं। सही है? तो हमने एक पूरा मेथड क्रिएट किया है। इस मेथड से आप जाएंगे तो पूरा आपको सिलॉग का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। पर ये मेथड समझने के लिए आपको 1-1.5 घंटा देना पड़ेगा और इसके बाद आपको रिवाइज करना पड़ेगा बस। तो सीधा हम स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। ठीक, तो सिलॉग और डिडक्शन। देखिए, जब भी कोई चीज कठिन होती है, कोई डेटा समझना मुश्किल होता है, तो हम क्या करते हैं, अक्सर ग्राफ की हेल्प ले रहे होते हैं। तो सिलॉग और डिडक्शन को सॉल्व करने के लिए, सही है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि इसमें स्टेटमेंट कैसे होते हैं। देखिए, एक मैं लिख देता हूँ, एक मिनट। स्टेटमेंट होता है ऑल डॉग्स आर कैट। आप देख रहे हैं, ये स्टेटमेंट ही इलॉजिकल है। डॉग और कैट कैसे हो सकते हैं? तो जब स्टेटमेंट ही इलॉजिकल है तो इसको समझ करने का, सॉल्व करने का एक तरीका होता है, एक मेथड होता है। वो मेथड से आप जाएंगे तो बहुत ही आसान पड़ेगा। सही, तो या तो आप समझ लें, सही है, या आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत कमाल की होनी चाहिए अंग्रेजी के को लेकर के, या फिर आप इस मेथड के थ्रू जाएं तो आप कैसे भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं ताकि आपको पूरा डिटेल में समझ में आए। तो देखिए, हम सिलॉग के जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, वो वेन डायग्राम की हेल्प से करते हैं। तो वेन डायग्राम कैसा है? ये ग्राफ की तरह, सही। तो जैसे हमको कोई भी डेटा टफ लगता है तो हम क्या करते हैं, ग्राफ। अब आपने निफ्टी का ग्राफ देखा होगा, निफ्टी मतलब शेयर मार्केट का। तो निफ्टी 50 करके आपने ग्राफ देखा होगा। तो देखिए, जिसको कुछ भी नहीं पता ना शेयर मार्केट के बारे में, तो मैं जैसे ग्राफ बनाता हूँ आपके सामने 1990 से लेकर अभी तक का, सही, 2000 का मैं ग्राफ बनाता हूँ। देखो आप, आपको दिखेगा कुछ। अब मैंने एक ग्राफ बनाया, देखो, इसकी करेक्टनेस पे नहीं जाते हैं, पर ऐसा ऐसा एक ग्राफ बनाया। तो आपको क्या दिख रहा है? आपको ये दिख रहा है कि यार लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर जाता है। इतना डेटा आपको पता लगा, बाकी आपको कुछ नहीं पता, सही है? पर आपको ये ग्राफ देख के क्या पता लगा? एक ट्रेंड का पता लगा। तो ग्राफ क्या करता है, किसी भी चीज को बड़ा सिंपल कर देता है और हमारी अंडरस्टैंडिंग उसके प्रति काफी बढ़ जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कॉन्फ्रेंस मीटिंग में ग्राफ का यूज होता है। ऐसे ही होता है वेन डायग्राम, सही। तो हम पूरा सिलॉग वेन डायग्राम की हेल्प से पढ़ेंगे। ठीक, चलिए हम काफी स्लो जाएंगे। तो अगर आपने पहले पढ़ा है तो आप काफी फास्ट कर सकते हैं, इसको 2x में देख सकते हैं, या वीडियो को कई पार्ट में स्किप कर सकते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन आप पूरा स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है, चलिए। तो पहला क्या है? पहला स्टेटमेंट है ऑल ARB, सही। दूसरा स्टेटमेंट है सम ARB, और ध्यान से देखिएगा। तीसरा स्टेटमेंट है सम AR not B, और चौथा स्टेटमेंट है नो ARB। अब अगर मैं कहूं, ये जो चारों स्टेटमेंट है, ये क्या है? इसके बाहर सिलॉग में कुछ नहीं, सही। इसके बाहर सिलॉग में कुछ नहीं। तो समझने की कोशिश करते हैं ऑल ARB को, सही है। तो ऑल ARB को मेरे को आपको समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डायग्राम की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो देखिए, मैं पहला डायग्राम बना रहा हूं, AB, सही है, ठीक है। ये डायग्राम सारे ए इसमें बी दिख रहे हैं आपको। और क्या डायग्राम बन सकता है? क्या ऐसा डायग्राम भी बन सकता है? यही ए है और यही बी है, ठीक? मतलब कहने का ये मतलब है, मैंने वहां एक नहीं बनाया, दो बनाए। एक ही ए है और वही बी है। तो यही आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा होगा ना आपने। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब हू बहू सेम। अगर कोई मेरा कॉन्ग्रुएंट है तो वो पता है कौन है? वो मैं खुद हूं। मेरे जैसा ही बिल्कुल वो मेरा कॉन्ग्रुएंट होगा। बाकी जैसे आपने वो सुना होगा कि एक पूरी दुनिया में किसी शक्ल के 7 लोग होते हैं, पर वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, वो सिमिलियर होते। कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते बिकॉज जीन स्ट्रक्चर इज डिफरेंट है। मेरा जीन स्ट्रक्चर कुछ और है, उसका जीन स्ट्रक्चर कुछ और है। कॉन्ग्रुएंट जो ट्राइंगल होते हैं, उसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं होता। ये मैथमेटिक्स में कैसे एक्सप्लेन किया जाता है? अगर मैं इसको नंबर की फॉर्म में करूं तो ये इक्वल टू है। अगर मैंने बोला a इज इक्वल टू बी, तो जो b होगा वही a है। तो यहां पर भी ऐसा ही है, a और b सेम है। तो कहने का क्या मतलब, पहले तो a अंदर था, सारे a b थे, अभी भी देखो सारे a b है। अच्छा, ये बिल्कुल नहीं देखना कि सारे b a हैं या नहीं है,
बिकॉज वो कंक्लूजन है। हम अभी किस पे चर्चा कर रहे हैं, स्टेटमेंट। ठीक, तो ये हो गया। अब एक चीज बहुत ध्यान से समझिए, इसको वो समझने से पहले कुछ चीजें मैं आपको समझा देता हूं जिसकी बड़ी आवश्यकता होगी सिलॉग समझने के लिए। तो पहले हम उसकी तरफ जा रहे हैं ताकि आपकी डिटेलिंग थोड़ी बढ़िया हो पाए। सही, तो एक मिनट मुझे दीजिए। तो ये देखिए, पहले हम समझते हैं ट्रू क्या होता है, फॉल्स क्या होता है, और डेफिनेटली फॉल्स क्या होता है, और डेफिनेटली ट्रू क्या होता है। ये चार चीजें होती है। अब बड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, जैसे लॉजिक की दुनिया में हम आते हैं ना, तो देखिए इंसान दो ही तरीके से सोच सकता है, या तो लॉजिकली सोच सकता है या इमोशनली सोच सकता है। ठीक, इमोशन का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, तो हम लॉजिक की बात कर रहे हैं। तो देखिए, ट्रू किसको कहते हैं, हम ट्रू किसको कहते हैं लॉजिकली। ट्रू हम उसको कहते हैं जिसका प्रूफ होता है। जैसे मैंने आपसे बोला द सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, आप क्या बोलोगे, प्रूफ किधर है, तो मैं कहूंगा देख लो, ये है, सुबह उठो और देखो कहां से निकल रहा है, ये प्रूफ। द सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट। अब ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिना प्रूफ के कोई बात सही नहीं होती। सही, इसीलिए कोर्ट भी क्या बोलता है, किसी बात को सही, आपकी बात थोड़ी मान लेता वो क्या कहता है, सबूत और गवाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब डेफिनेटली फॉल्स क्या होता है, डेफिनेटली ट्रू क्या होता है। डेफिनेटली ट्रू में कुछ एक्स्ट्रा नहीं। ट्रू और डेफिनेटली ट्रू एक ही बात है लॉजिकली। सही, क्योंकि सत्य में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं जोड़ा जा सकता। अब क्या जोड़ोगे एक्स्ट्रा, भाई वो पहले उसका प्रूव है, अब इसमें एक्स्ट्रा क्या जोड़ सकता है। जो चीज सत्य है वो सत्य है। अच्छा, अब आप कहोगे तो डेफिनेटली वर्ड ने क्या किया, ठीक है समझिए। अगर मैं इमोशनली कोई बात कहता हूं ना, तो डेफिनेटली वर्ड का यूज आता है। डेफिनेटली है क्या, अगर हमने इंग्लिश पढ़ी हो ढंग से, तो डेफिनेटली एडवर्ब ही तो है। तो एडवर्ब क्या किस चीज की डिग्री बढ़ा रहा होता है, एडवर्ब उस चीज की डिग्री बढ़ा रहा होता है या विशेषता बता रहा होता है जो क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं। तो यहाँ पे दो वर्ड आ गए, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। अब जरा समझिए, मेरे 50% है, तो मैं किसी से कहूंगा यार आई स्कोर्ड 50%, और मैं सेम बात बोलूं आई स्कोर्ड डेफिनेटली 50%। सही है, अब ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से। मेरे हैं ही 50, इसमें कोई राग द्वेष नहीं, मेरे एग्जैक्ट 50 है, मतलब कोई भी लाग लपेट नहीं, एग्जैक्ट 50। तो मैंने डेफिनेटली उसके आगे लगा के क्या ही एक्स्ट्रा कर लिया। पर ऐसे देखो, ही इज गुड, ही इज वेरी गुड, ही इज वेरी वेरी गुड। क्यों, यहां हर बार वेरी लगाते हम क्या कर रहे हैं, गुड की डिग्री बढ़ा रहे हैं, क्योंकि गुड क्वांटिटेटिव नहीं है। क्वांटिटेटिव मतलब गुड फिक्स थोड़ी। आप बोलोगे गुड, मैंने किसी से पूछा कि यार तुम्हारे कितने परसेंटेज आए 12th में, उसने कहा मेरे अच्छे परसेंटेज आए, तो मैं क्या समझू, भाई अच्छे कुछ भी हो सकते हैं। क्या पता वो बच्चा फेल होता हो, इस बार 34 लाया, ये भी अच्छा है। क्या पता वो हर बार 90 लाता हो और इस बार 81 लाया, तो ये अच्छा नहीं है उसके ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से। तो इट डिपेंड्स कि अच्छा क्या होता है, मेरा अच्छा अलग है, आपका अलग है, सबका अलग, दैट इज द थिंग। तो जहां पर भी क्या होगा, क्वांटिटेटिव नहीं होगी चीज, वहां पर एडवर्ब डिग्री बढ़ा सकता है। पर जहां फिक्स है वहां क्या डिग्री बढ़ाएगा। अब 2 किलो आम है तो है, उसमें क्या डिग्री बढ़ाएगा वो, 2 किलो को ऐसा थोड़ी कर देगा कि आपने आगे डेफिनेटली वो लगा दिया तो 2.5 किलो बन जाएंगे, रहने वो 2 किलो। पर अगर आप बोलो आम अच्छे हैं तो डिग्री बढ़ा सकता है, कैसे, आम बहुत अच्छे। तो समझे आप एडवर्ब का खेल। तो डेफिनेटली ट्रू में कुछ एक्स्ट्रा नहीं, डेफिनेटली ट्रू और ट्रू सेम है। अब आ जाते हैं फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स। अब मन में आ रहा होगा ट्रू और डेफिनेटली ट्रू तो सेम थी, तो क्या फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स भी सेम है। द आंसर इज नो, ये अलग अलग है। ऐसा क्यों, तो समझने की कोशिश करते हैं। पहले ये समझ लेते हैं फॉल्स क्या है। देखिए, फॉल्स है पॉसिबिलिटी, संभावना। सही है, तो फॉल्स को मैं डिफाइन कर देता हूं पॉसिबिलिटी, और जिसको आप वास्तव में फॉल्स समझते हैं ना, वो डेफिनेटली फॉल्स है। जैसे एक बात समझिए, अभी मैं बोलूं जैसे कि इंडिया की क्रिकेट टीम में सचिन तेंदुलकर खेलते हैं अभी प्रेजेंट में, तो ये बात क्या है, डेफिनेटली फॉल्स है। ये कैसे पता, भाई इसका प्रूफ है, टीम अभी ओडीआई की टीम है, आप देख लो उसमें सचिन तेंदुलकर खेल ही नहीं रहे, तो उसका प्रूफ है। तो कोई भी बोल देगा सचिन तेंदुलकर ने तो रिटायरमेंट ले लिया था इस दिन को, ये देखो ये उन्होंने अनाउंस किया, तो उसका प्रूफ है कि ये गलत है। और ध्यान से समझिएगा, तो हमने क्या समझा
कि ट्रू का भी प्रूफ होता है और डेफिनेटली फॉल्स का भी प्रूफ होता है। ठीक है, अब किसका प्रूफ नहीं होता, वो है फॉल्स। फॉल्स पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी मतलब देखिए ध्यान से समझिए, अब मैंने बोला कल बारिश होगी, ठीक है, अब बारिश मैं कब की बात कर रहा हूं, कल की। क्या कल अभी आ गया? तो जो भी मैंने बोला वो पॉसिबिलिटी है। अच्छा, कल दो चीजें हो सकती है, या तो बारिश होगी या नहीं होगी। तो अगर नहीं हुई, बहुत ध्यान से समझिएगा, तो ये बात डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगी, और अगर हो गई तो ये बात ट्रू हो जाएगी। तो आप देख पा रहे फॉल्स ट्रू बन जा रहा है, सही है, फॉल्स डेफिनेटली फॉल्स बन जा रहा है। किसके बेसिस पे? प्रूफ के बेसिस पे। अगर मेरे पास प्रूफ है तो मैं ये फॉल्स को बता सकता हूं कि फॉल्स क्या बनेगा। फॉल्स है क्या? पॉसिबिलिटी। अब जो भी इवेंट ट्रू होता है या डेफिनेटली फॉल्स होता है, उसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। जैसे 2024 का वर्ल्ड कप समझिए, 2024 का वर्ल्ड कप, मैंने बोला जिम्बाब्वे जीत गई, सही। T20 वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूं, मान लीजिए, तो आप सीधे कहोगे कहां जीती है जिम्बाब्वे, सही। तो 2024 का वर्ल्ड कप का प्रूफ है, सही है, वो हो चुका है, इवेंट अकर हो चुका है, उसका प्रूफ है। तो ये मेरी बात डेफिनेटली फॉल्स हो गई। पर अगर मैंने बोला 2025 में, तो ध्यान से देखना, अगर मैंने बोला 2025 में ऑस्ट्रेलिया कोई पर्टिकुलर सीरीज जीत सकती है, अभी 2025 आया नहीं, सही, अभी तो सब चीज पॉसिबिलिटी। अगर मैंने ये भी बोल दिया कि ऑस्ट्रेलिया कोई चीज जीत गई, कोई सीरीज जीत गई, तो भी ये बात क्या है, ये बात डेफिनेटली फॉल्स नहीं है, क्योंकि क्या पता जीत जाए, कौन जानता है। तो ये बात क्या है, फॉल्स है। पर जब 2025 में वो इवेंट हो जाएगा पूरा, तो क्या होगा, या तो मेरी बात ट्रू होगी या डेफिनेटली फॉल्स। तो आप ये देख पा रहे हैं कि फॉल्स जो है वो डेफिनेटली फॉल्स या ट्रू बन जाता है, डिपेंड अपॉन द प्रूफ। तो ये तीन चीजें आप समझे, ट्रू, फॉल्स, डेफिनेटली फॉल्स। अच्छा, मानव का जीवन ना, मानव चाहे कितना भी झूठा है, सही है, पर उसकी खोज हमेशा सत्य की है, ये ध्यान रखिए आप हमेशा ट्रू की रिस्पेक्ट करते हैं। और फॉल्स आपके लिए क्या है, फॉल्स आप समझते नहीं, जो ट्रू नहीं है वही फॉल्स है। इसका एग्जांपल देता हूं, ठीक है, समझ, हमारा आम व्यवहार कैसा है, सही, तो वो ऐसा है कुछ, देखिए हम क्या करते हैं, जैसे एक व्यक्ति है जो बहुत ही ऑनेस्ट है पूरे जीवन भर, तो मान लीजिए कि वो 10 साल ऑनेस्ट रहा, सही है, बहुत ध्यान से समझिएगा। पर क्या हुआ, 10 साल पूरे होने के बाद, 10 ईयर्स के बाद, एक दिन क्या हुआ, आपने उसे लॉकर से 100 रुपए का नोट निकालते हुए देख लिया। अब क्या होगा, अब इस एक दिन के बाद क्या आप इसे ऑनेस्ट बोलोगे? आप कहोगे नहीं, ये तो डिसऑनेस्ट आदमी, तो चोर है, सही, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आप मेरे को एक बात बताओ, वो 10 साल तक ऑनेस्ट रहा, आपने इस चीज को तो दरकिनार कर दिया, आज आपने उसकी चोरी पकड़ी तो आप उसे डिसऑनेस्ट कह रहे हो, सही। तो हमारी खोज क्या है, यही मैं कहता हूं, हमारी खोज ट्रू की है। जिस दिन कोई चीज ट्रू नहीं होती तो उस दिन वो फॉल्स हो जाती, दैट इज द थिंग। तो हम जो समझते हैं, जो आप स्कूल में समझते थे ट्रू और फॉल्स, उधर तो नहीं बताया किसी ने डेफिनेटली फॉल्स, इसलिए नहीं बताया क्योंकि जो ट्रू नहीं है वो तो फिर कुछ भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, आपसे मैंने पूछा द सन राइजेस फ्रॉम द वेस्ट, आप जानते हो कि सन कहां से उगता है, वो कहां से उगता है, ईस्ट से, तो ये आपके लिए ट्रू है, और जो इसके अलावा है वो सब फॉल्स है, आप देखते ही नहीं। तो इसीलिए स्कूल वाला ट्रू फॉल्स भी सही था, क्योंकि खोज हमारी क्या है, ट्रू की। आप बहुत ध्यान से समझिएगा। अब अगर आप कोई कंक्लूजन टिक करेंगे, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूं तो आपको पता लग जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। देखो ऐसा क्वेश्चन आता है, इसमें 3 स्टेटमेंट होते हैं और 3 कंक्लूजन होते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मैंने इसको सही कर दिया ना तो ये ट्रू हो गया। ट्रू मतलब हर केस में ट्रू, कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए जहां पे वो ट्रू ना हो, बहुत ध्यान से समझिए इस बात को। और फॉल्स के लिए क्या है, फॉल्स के लिए एक पॉसिबिलिटी गलत होनी चाहिए बस। और हमारा ह्यूमन बिहेवियर भी ऐसा है, हम किसी पे विश्वास नहीं करते। कोई आपसे कहता है यार मैं काफी ऑनेस्ट आदमी, आप विश्वास करते हो कि नहीं? आप पूरी कोशिश करते हो कि पता लग जाए कि ये कहां पर डिसऑनेस्ट था, और एक बार भी अगर पता लग गया कि वो डिसऑनेस्ट है तो क्या होगा, फिर वो फॉल्स हो जाएगा, वो कभी ऑनेस्ट नहीं कहला सकता। यहां भी ऐसा ही, अगर ये एक भी जगह गलत हो गया तो क्या होगा, वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक। तो आपको सिलॉग में क्या कोशिश करनी है, अपना ह्यूमन बिहेवियर निकालना। वो कैसा, आपको इसको गलत साबित करना। अगर आप इसको गलत साबित नहीं कर पाए तो ये ट्रू, ये बात याद रखिएगा। अभी आगे डिटेल में दी, चलिए अब स्टार्ट करते हैं।
अब ये ऑल की बात कर रहे थे हम, ऑल में कितने डायग्राम बने, ऑल में बने जी 2 डायग्राम, ए और बी। अब अगर 2 डायग्राम बन गए तो बहुत ध्यान से समझिए, क्या मैं कह सकता हूं कि पहला वाला ही ऑल का एकमात्र डायग्राम है? नहीं, आंसर इज नो। वाई? क्योंकि जिसके 2 डायग्राम है इसका मतलब 2 पॉसिबिलिटी, और जब भी पॉसिबिलिटी होगी तो इसका मतलब कोई भी चीज ट्रू नहीं होगी। सही? हाँ, ये तो अब तक हम समझ गए, पॉसिबिलिटी का मतलब फॉल्स, तो ये भी बन सकता है, दूसरा ही बन सकता है। अब सम के डायग्राम देखने की कोशिश करते हैं। सम का डायग्राम कैसे होता है? देखिए मैं थोड़ा एक, अभी इसमें साफ दिख रहा है आपको कुछ ए बी है, सही। दूसरा इसमें भी साफ दिख रहा है कि कुछ ए बी है, सही। 2 डायग्राम आप मेरे हिसाब से मान लीजिए, अभी मैं इसका अभी आपको डिटेल में बताऊंगा ये कैसे है। तो ये दोनों डायग्राम अभी आप छोड़ दीजिए, इन पर हम अभी डिस्कस करेंगे। इन दोनों में कोई डाउट है तो बताइए, सही। ये दोनों तो क्लियर ही। अब नीचे आ जाते हैं सम ए आर नॉट बी। सम ए आर नॉट बी का डायग्राम एक तो यही बनेगा, क्योंकि देखो इसमें कुछ ए बी है, भाई ये वाले ए तो बी है ना, पर ये वाले ए, ये तो बी नहीं है, तो यही डायग्राम दोनों का है। अच्छा, तो अब सम ए आर नॉट बी का एक डायग्राम पहले से वहां मेंशन है, वो क्या है, ध्यान से देखना। ये क्यों? इसमें भी तो कुछ ए ऐसे हैं जो बी नहीं है, देखो मैंने डॉट लगा दिया, ये वो है। अब तीसरा देखो, और ध्यान से देखना, तीसरा डायग्राम अभी नहीं बनाते, थोड़ी देर रुक जाते, सही। तो बना रहे, और अभी थोड़ी देर रुक जाओ, पहले नो ए आर बी का डायग्राम बना लेते हैं। तो नो ए आर बी का डायग्राम क्या? सबसे सिंपल देखो, नो ए आर बी, ए का बी से कोई रिलेशन नहीं, तो सबसे सिंपल, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। नो बहुत ही आसान है, नो कह दिया तो सारी पॉसिबिलिटी खत्म, सही। तो ये हो गया। अच्छा, सम ए आर नॉट बी का एक डायग्राम आप मेरी तरफ से ले लीजिए, वो ये वाला, तो नो की तरह दिखता है, ये मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, तो ध्यान से समझिए, ठीक है। तो ये हो गई बात। अभी अपने को 3 डायग्राम को छोड़ के सारे डायग्राम समझ में आने चाहिए, ठीक। अब ध्यान से देखिए, इन 3 पे भी काम कर लेते हैं। इसको समझने से पहले हम लोग को एक बात समझनी पड़ी। देखिए, एक क्लास है जिसमें 100 स्टूडेंट है, अगर 100 में से 100 स्टूडेंट प्रेजेंट है तो मैं क्या बोल सकता हूँ? बहुत ध्यान से देखिए, ऑल ए आर बी बोल सकता हूँ, सही। क्या मैं ये बोल सकता हूँ सम ए आर बी? मैं आपसे सवाल क्या पूछ रहा हूँ वो ध्यान से देखिए, क्या मेरे द्वारा बोला गया सम ए आर बी करेक्ट है? तो इसको थोड़ा सा बढ़िया कर लेते हैं ना, तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे ले आते हैं, ऑल स्टूडेंट आर प्रेजेंट कर लेते हैं, क्योंकि क्लास में 100 में से 100 स्टूडेंट प्रेजेंट, और दूसरा मैंने क्या बोला, सम स्टूडेंट आर प्रेजेंट। तो ये तो ठीक ही है, 100 में से 100 है, तो इस ये सही है क्या कि गलत? आप सोचिए और फिर वीडियो आगे देखिए। तो मैं आपको बताता हूँ ये बिल्कुल सही है। अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा कैसे, तो देखिए बहुत ध्यान से समझिए। अगर क्लास में 100 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट प्रेजेंट है, 2 लोग हैं, एक है मनोज और एक है रवि, बहुत ध्यान से देखिए, मनोज एंड रवि। अब ये दोनों क्लास में पढ़ते हैं, सही। तो क्या ये प्रेजेंट होंगे? अगर क्लास में 100 आउट ऑफ 100 स्ट्रेंथ है तो ऑब्वियसली होंगे। तो मनोज एंड रवि आर प्रेजेंट टुडे, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? इसमें डाउट हो सकता है, पर क्या नीचे वाले में डाउट है कोई? ये तो ठीक ही है, सही। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन होता है जो नाउन की प्लेस में आता है, जो नाउन को रिप्लेस कर सकता है। अच्छा, क्या मनोज और रवि को मैं सम से रिप्लेस कर सकता हूं? देख लो, और ये स्टूडेंट है बिल्कुल, तो मैं इसको सम स्टूडेंट से रिप्लेस कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर दूंगा। तो फिर ऊपर वाला भी सही हो गया, बिल्कुल मैंने लॉजिकली एक्सप्लेन करा, इसमें कुछ है नहीं कहने को। अब बहुत ध्यान से समझिए, सम स्टूडेंट आर प्रेजेंट गलत कब होगा? पहले ये मानो, ये सोचो, गलत कब होगा? जब क्लास में एक भी बच्चा ना है, भाई 0 बच्चा है। अब आप खुद सोचो, एक चीज, इसका अपोजिट तो नो है ना, इसका अपोजिट नो है, तो एक चीज 2 जगह कैसे गलत हो सकती है? भाई ऑल में भी गलत है, भाई 0 में भी गलत है, सही तो हो नहीं सकता, यही तो गड़बड़ है। हम स्टूडेंट आर प्रेजेंट क्या है, बिल्कुल सही, ये बिल्कुल लॉजिकली। और अगर आपको लॉजिकली समझने में दिक्कत है तो फिर मैंने एग्जांपल तो आपको समझाइए कि मनोज और रवि प्रेजेंट है, मनोज और रवि को क्लास में अगर 100 बच्चे तो 2 बच्चों को क्या कह सकते हैं, सम, तो सम स्टूडेंट आर प्रेजेंट, करेक्ट। ठीक, अभी ऊपर वाले इसको ना आप मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं, जहां मैंने 1 2 लिखा है उसकी जगह मैं कुछ और लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां मैं लिख दूंगा 100%, ठीक है, यहां मैं लिख दूंगा
0 100, 0 तो एक्सक्लूडेड है पर 100 इंक्लूडेड है, सही है। यहां नीचे मैं लिखूंगा 0 इंक्लूडेड और 100 एक्सक्लूडेड, सही है। ये सारा परसेंटेज में है मामला, और नीचे क्या लिखूंगा 0%। अब मैंने ये क्या लिखा, देखिए मैंने आपको 3 तरीके से समझा दिया, यानी अगर आपको ऑल AR भी आ रहा है तो फिर डायग्राम की भी क्या जरूरत है, वो तो मुझे पता ही है। ऑल AR भी का मतलब सारे ए भी है। अगर मुझे वो नहीं आ रहा है तो मैं डायग्राम की हेल्प से समझ सकता हूं। अगर मुझे डायग्राम में भी कोई दिक्कत है तो मैं उसकी हेल्प से समझ सकता हूं, किसकी, मैथमेटिकल वैल्यूज की। अब आप क्लियरली देखो मैथमेटिकल वैल्यू को और ध्यान से देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिकल वैल्यू में क्या 100 इसमें इंक्लूडेड है? बिल्कुल है, देखो ना 100 इंक्लूडेड। क्या सम नॉट में 0 इंक्लूडेड है? बिल्कुल। अब आप खुद सोचो, मैंने बोला क्लास में कुछ बच्चे नहीं आए और क्लास में एक भी नहीं आया, तो मेरी बात गलत कहां हुई? कुछ तो नहीं आया ना। अगर मैं बोलता मनोज एंड रवि आर नॉट प्रेजेंट टुडे और क्लास में एक भी बच्चा नहीं आया, तो ये बात तो ठीक ही है। अब फिर वही करो, मनोज और रवि को हटा के सम लगाओ, फिर वही कहानी। तो क्या हम देख पा रहे हैं कि 0 नो सम नॉट के अंदर आ जाता है और ऑल सम के अंदर आ जाता है। अब बहुत ध्यान से समझिए, आप क्या समझते हैं जनरली आम बोलचाल की भाषा में कि ऑल जो है ना वो बड़ा पॉजिटिव है? नहीं, ऐसा नहीं। बड़ा पॉजिटिव तो सम ही है। क्यों? आप कैसे कह रहे हो सर बड़ा? 100% तो बड़ा ही होता है। देखो जो बड़ा होता है उसके अंदर छोटा सम आ जाता है। अब बहुत ध्यान से देखना, 100 की वैल्यू क्या सम में है? बिल्कुल है, और एक्स्ट्रा भी है। इसीलिए तो सम में ऑल के डायग्राम है। ये देखो, ये दोनों डायग्राम कहां से आए? ऊपर से तो आए। एक और बात बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये चारों क्या है? पॉसिबिलिटी है, संभावनाएं हैं। तो आप खुद सोचो, अगर मैं ये बोलता हूं सम स्टूडेंट आर प्रेजेंट टुडे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि क्लास में सारे बच्चे आए? बिल्कुल। क्या नहीं हो सकता? क्लास में कोई ना आए। अगर क्लास में कोई नहीं आया तो मेरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आप मेरे से पूछोगे कौन सम, यहां तो एक भी नहीं दिख रहा। पर अगर क्लास में सारे बच्चे आए तो मैं कहूंगा मैंने तो ये कहा है ना कुछ लोग आए, तो कुछ तो आए हैं, इसमें क्या दिक्कत है? सारे सारे नहीं कहा मैंने क्या बोला? कुछ तो आए। आप बोलो कि आपके पास 10 किलो सोना है, सही, और निकल जाए 100 किलो, अरे तो 10 तो है तेरे पास, तूने तो कुछ गलत नहीं बोला ना। पर तूने कहा 10 किलो और निकले ही नहीं, यहां निकल वो 1 किलो रहा है, तो फिर तेरी बात गलत है। तो ये ज्यादा एक्स्ट्रा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। ये हम समझे। अच्छा, सेम चीज सम नॉट और नो में, ध्यान से देखो, नो में 0 है और वही 0 सम नॉट में भी है, इसीलिए तो नो का डायग्राम ऊपर आ रहा है, समझ रहे? और ये सब क्या दिखा रहे हैं? पॉसिबिलिटी। एक नो को छोड़ दें तो सब जगह पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी है, इसीलिए तो एक से ज्यादा डायग्राम है, समझ गए? तो आज आपको सिलॉग से एक और शिक्षा मिली। अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि आई हैव 3 फ्रेंड्स, आई हैव 3 बेस्ट फ्रेंड्स, समझिए ऐसा बोलता है, तो बहुत ध्यान से समझिए, उसका कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं, क्योंकि पॉसिबिलिटी है। बेस्ट होती है सुपरलेटिव डिग्री, बेस्ट तो एक ही हो सकता है, 3 कहां हो सकते हैं? 3 की जगह किधर है? बेस्ट कभी 3 हुए? इसका मतलब इस आदमी का कॉन्सेप्ट भी खराब है और इसकी इंग्लिश भी खराब है, दोनों चीज, सही है। तो पॉसिबिलिटी का मतलब ही यही है। पॉसिबिलिटी का मतलब ये है कि एक से ज्यादा इवेंट हो सकते हैं, और जब एक से ज्यादा इवेंट हो सकते हैं तो कोई भी एक सिंगल इवेंट को हम ट्रू नहीं कह सकते। दैट इज द थिंग। तो ट्रू की डेफिनेशन आप और क्लियरली अभी समझ पा रहे हो। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, सही है। हम जो है ना, सम और सम नॉट, ये अकेले नहीं आते। अकेले मतलब ये सिंगल नहीं है। स्कूल में आपने देखा होगा एक ऐसा लड़का होता है, सही, या एक ऐसी लड़की होती है जिसके साथ हमेशा एक और लड़का या एक और लड़की होते हैं, वो पेयर में ही आते हैं, सही। तो अच्छे दोस्त होते हैं तो पेयर में आते हैं, पेयर में घर जाते हैं, ऐसा। ऐसे ही सम और सम नॉट है, सही। क्या क्या है? एक मिनट, हाँ मेरी बैटरी थोड़ी वीक हो रही है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको जरा चार्ज पे लगा लेता हूँ। मुझे 1 मिनट दीजिए बस। एक मिनट चलिए। तो हाँ, तो हम कहाँ थे? हम यहाँ थे कि वो सम और सम नॉट में, सम और सम नॉट अकेले नहीं आते। अकेले का मतलब क्या है? सम के अंदर आपको, जब भी सम के ये चारों डायग्राम है, बिल्कुल ये चारों डायग्राम सम के हैं, पर आप ध्यान से देखो, या तो सम का डायग्राम सम नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा या सम नॉट के डायग्राम से मैच कर रहा होगा,
या सम का डायग्राम ऑल से मैच कर रहा हो। देखो ये पीछे के दो डायग्राम ऑल से मैच कर रहे हैं और ये आगे के सम नॉट से कर रहे हैं। सम का डायग्राम किससे मैच नहीं कर रहा? नो से। इसीलिए तो सम का अपोजिट क्या है? सम नॉट नहीं, नो। बिकॉज अपोजिट में भी एक क्लियर बात समझ लीजिए, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही है, आप में से बहुत ही कम लोग को ये बात आती होगी। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा अपोजिट को कैसे देखना होता है। ठीक है, दो टाइप के अपोजिट मैं आपके सामने लिख रहा हूं जो आपके जिसका आपसे पाला पड़ा होगा। पहला क्या है? ब्लैक और व्हाइट। ठीक, और दूसरा क्या है? कलर और कलरलेस। अब ये दो टाइप के अपोजिट अलग अलग है, अलग अलग है ये अपोजिट। अब ये अपोजिट अलग अलग क्यों है और ध्यान से समझिए। देखिए ब्लैक का अपोजिट व्हाइट है, किसने कहा? ये आपने मान लिया। अच्छा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ये लॉजिकल नहीं। लॉजिकल क्यों नहीं है? देखिए समझिए, अपोजिट का मतलब ये होता है कि कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ब्लैक और व्हाइट में क्या कॉमन है? ये दोनों कलर है, ये कॉमन है भैया, ये बात कॉमन है। इसीलिए क्या प्रॉब्लम आती है? ब्लैक और व्हाइट के बाहर पूरी दुनिया है, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब ब्लैक और व्हाइट के बाद अब मैंने बोला मैंने ब्लैक नहीं पहना है, तो आप क्या मानोगे? भाई व्हाइट पहना है? नहीं, मैंने पिंक भी पहना हो सकता है, मैंने वॉयलेट भी पहना हो सकता है, मैंने रेड भी पहना हो सकता है, मैंने ब्लू भी पहना हो सकता है। देख रहे हो कितनी दुनिया है। अच्छा आप ये बता दो कि कलर और कलरलेस के बाहर क्या है? मेरे क्लॉथ का कलर, सही है, मेरे क्लॉथ में कुछ तो कलर होगा, सही है? तो आप देख लो ब्लैक और व्हाइट किस में आता है? दोनों कलर में आ जाते हैं। तो या तो दुनिया में कोई ऐसी चीज ही एग्जिस्ट नहीं करती जो ना कलर हो ना कलरलेस हो। सही, तो आप देख पा रहे हो इन दोनों अपोजिट में कुछ डिफरेंस है। तो इन्हें मैं कहता हूं, सही है, मैं कहता हूं एब्सोल्यूट अपोजिट। ध्यान से समझिए, इन्हें मैं कहता हूं एब्सोल्यूट अपोजिट। एब्सोल्यूट अपोजिट क्यों? वास्तव में पूर्ण अपोजिट यही है। पूर्ण अपोजिट का मतलब क्या? दोनों चीजों में, दोनों अपोजिट में कुछ भी मैच ना करे और इसके बाहर कुछ ना हो। अच्छा आप कहोगे कलर और कलरलेस में कलर तो मैच कर रहा है। नहीं, कलर इसलिए मैच कर रहा है क्योंकि आप कलरलेस को समझ ही नहीं सकते। रंग और रंगहीन, अरे तुम लगा रहे हो रंगहीन, रंगहीन ने थोड़ी कहा कि मेरा आगे रंग लगा। रंगहीन का मतलब ही है, आप किसको समझते हो? केवल रंग को। रंगहीन को आप समझते ही नहीं, इसीलिए आपने उसके आगे रंग लगा दिया। जैसे मैंने अभी बोला था, आप फॉल्स नहीं समझते हो, आप क्या समझते हो? जो ट्रू नहीं है। दैट इज द थिंग। इसीलिए आप ट्रू का सम्मान तभी तक करते हो जब तक उसमें कोई भी वो कांस्टेंट बना रहे। सही है, हाँ, हर चीज का वो ह्यूमन का ऐसा ही। अगर ऑनेस्टी है तो कांस्टेंट होनी चाहिए, राजा हरिश्चंद्र जैसी, कोई दाग नहीं। सही, ये इसकी रिस्पेक्ट करता है हर ह्यूमन। अगर मर्यादा है तो फिर राम की तरह कभी भी नहीं टूटे। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सही है, एक जगह भी दाग है तो फिर मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कह सकते। दैट इज द अल्टीमेट थिंग। तो कलर और कलरलेस का मतलब क्या है? दोनों एब्सोल्यूट अपोजिट है। अब ध्यान से समझिए, अब मान लीजिए मैंने आपसे बोला रवि के पास एक कपड़ा था, मुझे भी पता नहीं क्या है, तो आप क्या बोलोगे? आइदर वो रवि के पास, सही, रवि के पास जो क्लॉथ है या तो उसका कोई कलर होगा या वो कलरलेस होगा। अभी बात इतनी अच्छी नहीं लग रही होगी तो मेरे को एक और एग्जांपल देनी थी, तो अभी आपको एक बात क्लियर हो जाएगी। कल कल अगर मैं बोलूं कल बारिश हो सकती है और कल बारिश नहीं भी हो सकती, तो एक बात बताओ इसके बाहर क्या है? या तो कल बारिश होगी या नहीं होगी। तो कल क्या होगा, क्या ये आज मैं बता सकता हूं? क्या आप ये आज वेरीफाई कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, वो तो कल ही पता लगेगा। आज तो सब जो बातें मैं कल के लिए बोल रहा हूं वो क्या है? फॉल्स है। तो मैंने क्या बोला, बहुत ध्यान से देखिए, टुमारो इट विल बी रेनिंग, टुमारो इट विल नॉट बी रेनिंग। अब ये कब होने वाला है? ये इवेंट ये कल होने वाला है। ठीक है, मेरी हैंडराइटिंग को आप थोड़ा सा इग्नोर करिए और मैं ये रेनिंग, ठीक है। अब ये इवेंट कल होने वाला है, बस ध्यान से देखिए। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, इनमें से कोई ट्रू तो है नहीं। पर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आइदर वन और टू, क्योंकि इसके बाहर कोई इवेंट ही नहीं है। और रेन होना और रेन ना होना ये बिल्कुल अपोजिट बात है।
ये तो आप समझ गए होंगे। बिल्कुल अपोजिट बात है रेन होना और रेन ना होना, और इसके बाहर कोई इवेंट नहीं। इन सारे अपोजिट को कहते हैं एब्सोल्यूट अपोजिट। और एब्सोल्यूट अपोजिट में जब दोनों आंसर या तीनों आंसर क्या हो जाए, गलत हो जाए, तो आंसर होगा हमेशा आइदर और। अच्छा, अगर मैंने बोला मनोज ने ब्लैक कलर का कपड़ा नहीं पहना, मनोज ने कपड़ा पहना है, तो अब ये नहीं कह सकते या तो वो ब्लैक होगा या तो व्हाइट होगा। अरे ऐसा भी तो हो सकता है ना ये हो ना ये हो, यहाँ आइदर नहीं आ सकता, यहाँ क्या आएगा, नहीं था। ध्यान रखिएगा अपोजिट के दो टाइप। अब मन में आ रहा होगा कि तो फिर ये अपोजिट बनाए क्यों? अरे क्योंकि लैंग्वेज के अंदर दोनों चीजें होती हैं, इमोशन भी और लॉजिक भी। एक मैथमेटिक्स को छोड़ के हर लैंग्वेज के अंदर क्या है, इमोशन भी है। तभी तो कवि कह दे रहा है क्या, तुम्हारी झील सी आंखें। सही, अब वो कैसे कह पा रहा है तुम्हारी झील सी आंखें? आंखें और झील का कोई लेना देना है? कहाँ झील कहाँ आंखें, समझ रहा? लेकिन ये बात को कोई ये नहीं कहता, ये बात बिल्कुल झूठ है। क्यों? बिकॉज कवि इमोशन में। सही, बहुत सुंदर लोगों से कहते हैं आपका चांद सा मुखड़ा, चांद कहाँ और आपका मुखड़ा कहाँ। सही, लेकिन क्या भाव में, भाव में व्यक्ति ये बोल रहा होता है, इमोशन में बोल रहा होता है। अगर लैंग्वेज से इमोशन गायब हो जाए तो क्या है, मर्म। तो किसी व्यक्ति को ऐसा लगा यार काले का उल्टा क्या हो सकता है, सफेद, तो उसने सफेद देखा, सफेद पर कोई दाग लग गया, अब वो काला हो गया, तो उसने क्या बोला, ब्लैक का अपोजिट व्हाइट। दैट इज द थिंग। तो बस इमोशन है, लॉजिक इसमें कुछ ठीक, दैट इज द। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको 3-4 चीजें समझनी से लॉक करने से पहले। अब ये हमने कितने डायग्राम देख लिया आपने यहाँ, ठीक है। तो अब ये आप समझ गए ना, क्या समझे कि अगर एक भी डायग्राम है तो क्या है, एक भी डायग्राम है तो एक से ज्यादा डायग्राम, एक डायग्राम है तो ट्रू है, नो का तो ट्रू डायग्राम है, बाकी सबका पॉसिबिलिटी। अब हम क्या बात कर रहे थे, सम कभी अकेले नहीं आता। सम के डायग्राम दो मिलते हैं ऑल से, दो मिलते हैं सम नॉट से, किससे नहीं मिलते, नो से। और अभी हमने देखा, बहुत ध्यान से देखो, मैथमेटिकली भी हम ये बात प्रूव कर सकते हैं। अब सम में देखो किस चीज की कमी है, 0 से 100, वो 100 नहीं है भाई, वो 100% है। मैं फिर बता रहा हूँ 100% के बाहर कुछ नहीं। कोई चीज पूर्ण है तो हम क्या बोलते हैं, 100%। अब उसमें सम में क्या नहीं है, नो, 0 नहीं है, 0 देखो आप। और 0 किसके पास है, नो के पास। इसीलिए जब सम और नो मिलते हैं ना तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ही है भाई, वो एब्सोल्यूट अपोजिट है। जब भी एब्सोल्यूट अपोजिट मिल जाएंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री बन जाए, सही है। इसके बाहर कुछ नहीं, और ध्यान से समझिएगा, इसके बाहर कुछ नहीं, दैट इज द अल्टीमेट थिंग। तो जब भी एक ऐसा पेयर बनेगा जिसमें क्या होगा, जिसमें सम और नो हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने बोला सम ए आर बी, अभी समझिए खाली, नो ए आर बी, अब ये पहला वाला भी गलत हो गया और दूसरा वाला भी गलत हो गया, तो आंसर क्या होगा, आइदर 1 और 2। हमें ये पता नहीं है कि कौन सा वाला सही है, पर हमें ये पता है इसके बाहर सही नहीं हो सकता। नहीं, ये कुछ ऐसा है जैसे आपके घर में, आपके घर के फ्रिज में पनीर की सब्जी रखी है और भिंडी की सब्जी रखी है, आपको ये पता नहीं है कि आज कौन सी बनेगी, आपको पर ये पता है कि पनीर और भिंडी में से एक बने। ये है डिफरेंस। तो ये आइदर कब, जब इसके बाहर कुछ ना होता है। अगर उसके बाहर भी कुछ बन सकता है तो हम आइदर नहीं बोल सकते, हमें क्या बोलना पड़ेगा, नाइदर। ये हो गई एक चीज, ठीक है, ये समझ गया। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आया सम और नो का, और एक और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, जरा ध्यान से देखिए, ठीक है, वो है सम नॉट और ऑल का। क्यों? सम नॉट में क्या नहीं है, देखो सम नॉट में एक चीज नहीं, एक तो उसमें नो है और एक इसमें सम है, क्या नहीं है, ऑल। तो ऑल और सम नॉट मिलके क्या बनाते हैं, एक और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। अभी तक हमने कितने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर सीख ली, 2, सम और नो। ये कैसे पेयर है, ये एब्सोल्यूट अपोजिट पेयर है। सही, नो में ऐसा कुछ नहीं है जो सम में है, और सम में ऐसा कुछ नहीं है जो नो में। सही, और जब ये दोनों में हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा वाला ट्रू है, तो आंसर क्या होगा, आइदर 1 और 2। पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा नहीं कह सकते इंडिया पाकिस्तान के मैच में बांग्लादेश जीती है, अरे कैसे जीतेगा वो, मैच ही नहीं है उसका। सही, तो इंडिया पाकिस्तान का मैच मान लीजिए 2025 में होना है, तो कितनी पॉसिबिलिटी है, इंडिया विल विन, इंडिया विल लूज और ड्रॉ। इसके अलावा कुछ हो सकता है, 3 चीजें हो सकती हैं, या तो ड्रॉ हो जाएगा, या इंडिया जीतेगी, या इंडिया हार जाएगी, 3 चीजें होंगी, पाकिस्तान का नाम ही नहीं लेंगे। सही है, तो तीनों चीजें होंगी। अब कब होना है मैच, 2025 में, तो आज क्या होगा, आइदर 1 और 2 और 3। हमें क्या पता क्या वो होने वाला है, पर जब इवेंट हो जाएगा तो इनमें से एक बात ट्रू हो जाएगी, इसके बाहर कुछ नहीं हो सकता। समझ रहे हैं आप, तो मैं काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ,
कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन करना। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए फिर तो ये कैसे भी घुमा दे, तो सिंपल ही काम। अब आ जाते हैं सम, नॉट और ऑल में। अगला ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। मन में दो सवाल आ रहे होंगे, अच्छा तो ऑल और नो भी तो हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, इसमें क्या दिक्कत। और एक और पेयर आता है सम और सम नॉट, सही, ये वाला। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, ऑल और नो नहीं हो सकता, सही, ऑल और नहीं, वो नो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखो अगर क्लास में 50 बच्चे आए हैं 100 में से, तो आप क्या बोलोगे? क्लास में 50 स्टूडेंट आए आउट ऑफ 100, तो आप क्या बोलोगे? आप ऑल नहीं बोल सकते, सही, और ना ही नो है। तो आपको दिख रहा है क्या, एक ऐसी कंडीशन हो गई है जो ऑल के भी बाहर है और नो के भी बाहर है। जब इन दोनों के बाहर है तो हम इसे एब्सोल्यूट अपोजिट ही नहीं कह सकते, और जब हम एब्सोल्यूट अपोजिट नहीं कह सकते तो हम क्या नहीं कह सकते? इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं कह सकते। ये बात समझा? ये कैसे है, ब्लैक और व्हाइट की तरह, उसके बाहर पूरी दुनिया है, तो आंसर क्या होगा? नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है। क्या आगे बात समझ में? अच्छा, अब मन में आ रहा होगा सम और सम नॉट के बाहर तो कुछ नहीं है। आप कोई नंबर सोचो जो इन दोनों के बाहर हो। आपने 0 सोचा आउट ऑफ 100, वो सम नॉट में। आपने 100 सोचा, वो सम में। तो इसमें क्या प्रॉब्लम? इसमें ये प्रॉब्लम है, ये एब्सोल्यूट अपोजिट नहीं। हमने क्या देखा था, हम का उल्टा क्या है? नो में। जो सम में है वो नो में नहीं हो सकता, जो कलर में है वो कलरलेस में नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है, 55 आउट ऑफ 100 है, तो इसको किस में रखोगे? तो सम में भी है, सम नॉट में भी। दैट इज द कॉन्सेप्ट। इसीलिए इसको क्या लेते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं लेते। इतना डिटेल में समझने के लिए काफी अंडरस्टैंडिंग चाहिए और काफी सब्र चाहिए, एक बारी में नहीं आएगा। पर ये आ गया तो फिर सिलॉग में कुछ पढ़ना ही, और सिलॉग में ही नहीं, ना ही आपको क्रिटिकल रीजनिंग में ज्यादा पढ़ना है फिर, और ना ही इनइक्वालिटी। जहां जहां क्वेश्चन स्टेटमेंट और कंक्लूजन के आते हैं वहां ऐसी क्लैरिटी चाहिए। आपको सम समझ में आना चाहिए। सम, अभी तक आप सम को क्या समझते हो? कुछ ए बी है, तो आप क्या सोचते हो? कुछ ए बी नहीं भी तो होंगे। नहीं, वो क्या है जो आप समझते हो, वो अभी आगे बताऊंगा। अभी तो आप ये समझो कुछ ए बी है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कुछ ए बी होने का मतलब ये नहीं है कि कुछ ए बी नहीं। कहने का क्या मतलब, आपको ये बात बड़े अच्छे से समझाता हूँ। हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, सुना होगा आप। अच्छा, हार्ड वर्क करने से सक्सेस मिलती है, ठीक है, बढ़िया। ना हार्ड वर्क करने से, अगर मैं हार्ड वर्क ना करूं तो क्या होगा? तो मन में आ रहा होगा आपके, सक्सेस नहीं मिलेगी। अरे ऐसा तो उसने कहा ही नहीं, कोट देने वाले ने कहाँ कहा है ऐसा? कहा है कहीं? कुछ नहीं कहा उसने। उसने केवल क्या बोला? हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, ना हार्ड का वर्क करने से कुछ हो क्या होगा, उसने बोला ही नहीं। अब जो आप मान रहे हैं वो आपका अजम्पशन, उसने नहीं बोला। जैसे मैं अगर ये बोलूं कि वो बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, तो आपने क्या मान लिया? खराब है। अरे एवरेज भी तो हो सकता है, सही। और मेरे अच्छे की डेफिनेशन क्या पता ये हो कि 99% वाला। देख रहे गेम, समझ रहे? मैंने बस ये कहा है कि वो अच्छा नहीं है, तो आपको जैसे ही मैंने आपसे ये सवाल पूछा, मैं आपको ये स्टेटमेंट दिया कि वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, तो पहला आपके मन में क्या सवाल आना चाहिए? अच्छा मतलब, जबकि आपके मन में क्या आया सवाल? अच्छा ये ठीक नहीं। ये नहीं होना चाहिए। स्टेटमेंट का कंक्लूजन कैसे आएगा जो मैं डिसाइड करूंगा, क्योंकि स्टेटमेंट किसका है? मेरा है। सारा विवाद लड़ाई ही इसीलिए है दुनिया में, क्योंकि लोग ये नहीं समझ पा रहे कि स्टेटमेंट को जज कैसे करना है। जज किसके हिसाब से करना है? ऑथर के हिसाब से। समझा? दो तरीके हैं सिलॉग पढ़ने के। एक तो आप पूरा याद कर लो, पहला तरीका जो 99% कर रहे होते हैं, टीचर भी बच्चे भी। एक तरीका ये, आप वर्ड को समझ लो, अंडरस्टैंड कर लो, फिर कुछ पढ़ना ही नहीं सिलॉग। फिर तो कोई सवाल आ जाए भाई साहब, मुश्किल है ही, काफी आसान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बन गए भाई साहब 10 डायग्राम। अब 10 डायग्राम, 4 स्टेटमेंट आएंगे तो मैं 10 डायग्राम तो बनाते नहीं फिरूंगा। तो क्या करना है फिर, वो लाए एक और कॉन्सेप्ट जिसका नाम है बेसिक डायग्राम। सही। बेसिक डायग्राम का मतलब ये होता है कि हमें एक डायग्राम बनाना है। सही। तो बेसिक डायग्राम की पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। बेसिक डायग्राम मतलब क्या है? बेसिक डायग्राम का मतलब होता है ऐसा डायग्राम जिसमें इंटरसेक्शन क्या हो? मिनिमम हो। इंटरसेक्शन क्या हो? मिनिमम। अब समझ लेते हैं इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है। इंटरसेक्शन का मिनिमम होने का मतलब ये है कि कम से कम उसमें गुण मिलने चाहिए, कम से कम उसमें चीजें कॉमन होनी चाहिए। जैसे बहुत सिंपल से समझते हैं, थंब का बेसिक डायग्राम क्या होगा? थंब का बेसिक डायग्राम ये होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ए और बी में सबसे कम कॉमन चीज है, बाकी आप सारे देख लो सब में कुछ ना कुछ कॉमन है। और ये वाला तो जो आखिरी वाला है, इसमें तो सब कॉमन है। ऐसा कुछ है ही नहीं जो ए और बी में कुछ अंतर हो, सब सेम है।
हर चीज 100% इंटरसेक्शन, इसका आंसर ही होगा। बाकियों का आप बताइए। पहले वाले का ए होगा, ठीक है, आप वीडियो पॉज करके सोचिए फिर मेरा देखिए। इसका सम नॉट का ये होगा। आप में से अधिकतर लोगों ने ये फर्स्ट वाला वो लगा दिया होगा। मिनिमम इंटरसेक्शन का मतलब 0, और 0 से मिनिमम क्या होगा, उधर है ही नहीं कुछ, और नीचे भी ये होगा। तो बेसिक डायग्राम इतने मन में आ रहा होगा ये 10 डायग्राम बनाए मैंने, 4 को क्यों बेसिक बनाया, और जरूरत क्या है बेसिक की। बेसिक डायग्राम की 2 जरूरत, एक तो इतने सारे डायग्राम ना बनाना पड़े, और बेसिक ही क्यों, ये सवाल, इसके लिए सोचिए थोड़ी देर, अगर आपने पहले भी सिलॉग पढ़ा, ठीक है। अब मैं इसका आंसर आपको देता हूं। देखिए बेसिक क्यों, बेसिक कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं है, ये रिजेक्शन क्राइटेरिया। अब ये क्या बोला है, रिजेक्शन क्राइटेरिया, ये समझ लीजिए। जैसे प्री होता है, प्री कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया थोड़ी, प्री रिजेक्शन क्राइटेरिया। इसका मतलब देखिए प्री क्या करता है, लोग को रिजेक्ट करता है, सेलेक्ट नहीं करता। उसके नंबर ही कहां जुड़ते हैं, आप सोचो, उसके नंबर ही, अब मैं प्री में 100 में से 100 ले आऊं तो भी क्या हुआ, मैंने प्री क्वालिफाई कर लिया तो भी क्या हुआ, अगर मेंस और इंटरव्यू में मेरी अच्छे नंबर नहीं आए, मेरा मेरिट में नाम नहीं है, प्री क्या है, रिजेक्शन क्राइटेरिया। अब बहुत ध्यान से समझिए, इसको आपको और अच्छे से वो समझाता हूं। एक व्यक्ति है, वो शादी के लिए चुनाव कर रहा है, उसने 100 लड़कियों में से 5 लड़कियां चुनी। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, तो आप क्या खुश हो जाओगे, अगर आप उसके रिश्तेदार हो, अगर वो आपका बच्चा है तो आप खुश हो जाओगे कि मेरा लड़का शादी करना चाहिए, शादी के लिए उसने एक लड़की चुन ली, नहीं, क्योंकि 5 अभी भी है। चुनाव तो एक ही का होगा, शादी तो एक ही से होगी, 5 का मतलब अभी भी क्या है, 5 है, तो अभी भी क्या है, एम्बिग्युइटी बनी हुई। प्री निकलने का यही मतलब, प्री का मतलब क्या है, अब आप मेंस के लिए बैठेंगे, ये बिल्कुल नहीं है कि आपको नौकरी मिल जाएगी, सही, और इसके मार्क्स भी फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े, मजा देखिए, सही। तो प्री क्या है, रिजेक्शन क्राइटेरिया, वो बच्चों को रिजेक्ट करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए तो मेंस और इंटरव्यू बनाए, समझे। तो बेसिक डायग्राम भी ऐसा है। अब ये जो रिजेक्शन क्राइटेरिया, ये अभी 5-10 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। अभी तो आप खाली ये समझिए कि बेसिक डायग्राम मतलब इंटरसेक्शन मिनिमम। तो 4 बेसिक डायग्राम हो गए। अब आपसे एक सवाल पूछता हूं, पर ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन यही पूछूं कि ये मिटा देते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ऑल ए आर बी, इसका डायग्राम क्या बनेगा। ये मैंने स्टेटमेंट दिया, ये मेरा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट मेरा, आप स्टेटमेंट में कोई चेंज नहीं कर सकते। अब मैं कंक्लूजन देता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। कंक्लूजन आपको बताना है कि ये ठीक है कि नहीं, सही। ये मैं नहीं दे रहा हूं, ये तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसमें कोई चेंज नहीं करना। कंक्लूजन आप देखो, मैंने क्या लिख दिया, ऑल बी आर ए, और एक और कंक्लूजन है सम बी आर ए, सही। अच्छा, जो बात स्टेटमेंट में कही है, अगर वही सेम बात कंक्लूजन में कह दें तो उसे कंक्लूजन नहीं कहते भाई, उसे कहते हैं रीस्टेटमेंट। स्कूल में आप आरसी के क्वेश्चन हूबहू लिखाते हुए वो आरसी से उतार के, तो आपकी टीचर हर बार कहती होगी पूरा डिट्टो नहीं उतारना है, अपने वर्ड्स में लिखना। अपने वर्ड्स में लिखना मतलब कंक्लूजन, उसी के वर्ड्स सामने पेश कर देना मतलब रीस्टेटमेंट। ध्यान रखिएगा, अगर कभी यही उतर के नीचे आ जाए कंक्लूजन में तो पहले ही गलत है। क्यों, क्योंकि वो रीस्टेटमेंट है, कंक्लूजन नहीं। कंक्लूजन में आपका कुछ होना चाहिए। अब मैं इसका डायग्राम बनाता हूं। क्या मैंने इसका बेसिक डायग्राम सही बनाया, बिल्कुल सही बनाया। दूसरा डायग्राम भी था, पर हम बेसिक ये डायग्राम बनाएंगे, हम कहाँ 2-2 बनाते रहेंगे। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, सही। अभी अभी इस वक्त मैं आपके लिए दूसरा बना रहा हूं, और ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बेसिक डायग्राम ही क्यों, सही। तो ये मैंने दूसरा डायग्राम बना दिया, ऐसे ही तो था दूसरा डायग्राम, ए और बी सेम है। अब देखो सम बी आर ए को देखो, क्या यहाँ कुछ बी ए है, ये तो सही है, इस वाले में सही है, सेकंड वाला, एक मिनट दीजिए बस, सेकंड वाला इसमें सही है, कुछ भी तो ये है। अच्छा, सेकंड वाला जो है वो इसमें भी सही है भाई, कुछ भी तो इसमें भी है, सारे ही है इसमें, तो कुछ तो होंगी। अब आ जाते हैं ऊपर वाले, ऑल बी आर है, क्या सारे बी ए हैं भाई। ये वाला बी कहाँ है, देखो यहाँ मैंने डॉट लगाया, ये वाला, ये देखो ये किधर है, तो ये तो गलत हो गया। अच्छा, इसमें सारे बी ए हैं। अब बहुत ध्यान से देखना, जो करेक्ट था वो तो बेसिक डायग्राम से भी पास हो गया, और नॉन बेसिक डायग्राम से भी पास हो गया। नॉन बेसिक डायग्राम को हम कहते हैं अल्टरनेट डायग्राम, सही। अल्टरनेट डायग्राम, जो बेसिक नहीं है वो क्या है, अल्टरनेट, सही, ठीक हो गया।
अब आप देख रहे हो जो गलत था, क्योंकि जो एक बार भी गलत है वो ट्रू तो हो नहीं सकता, वो तो फॉल्स है, सही है। जो ट्रू है, अब ये मत कहना ये 50% टाइम ट्रू है, अरे ये कुछ होता ही नहीं। ट्रू का मतलब जो 100% होता है, जो कांस्टेंट होता है, जिसमें कोई वेरिएशन नहीं, वही ट्रू। अब यहां ये गलत हो गया, तो बेसिक डायग्राम ने तो आपको बताया कि भाई ये गलत है। बेसिक डायग्राम ये नहीं बता पाता कि सही क्या है, वो सही की जांच नहीं कर सकता। जैसे प्री ये नहीं बता सकता कि ये व्यक्ति बैंक पीओ है, प्री निकालने से ये नहीं पता लगता कि आप बैंक पीओ बन गए, नहीं, मैं ये सही, पर बिना प्री निकले आप पीओ के लिए बैठ भी नहीं सकते मेंस के लिए, ये ध्यान रखिएगा। तो प्री क्या है, रिजेक्शन क्राइटेरिया, सिलेक्शन। वैसे ही बेसिक डायग्राम क्या बताता है, गलत क्या है, वो ये नहीं बताता सही क्या है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि सही तो सारे डायग्राम ही बता रहे होते। ठीक हो गया, इतना आ गया समझ में। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए इतने सारे डायग्राम बन रहे। ठीक, अब एक टेबल बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगी आपके, सही। वो टेबल मैं अभी आपके बनवा देता हूँ और बार बार इस टेबल का कोड करो। ठीक है, ऑल, नो, सम, तो थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ऑल, सम, सम नॉट, नो। अभी तक हमने क्या सीखा कि अगर बेसिक डायग्राम में कुछ गलत आ गया तो कुछ सोचना ही नहीं है, क्या है, गलत है, कुछ सोचना नहीं। बेसिक डायग्राम में गलत तो गलत, तो सही हो ही नहीं सकता, सही। पर अगर बेसिक डायग्राम में ऑल और सम सही हो जाए तो ये सही है, इसमें सोचना नहीं, करेक्ट है तो करेक्ट। अगर सम नॉट और ये सही वो आ जाए तो चेक बाय ड्राइंग अल्टरनेट डायग्राम। एक और डायग्राम बना के चेक करना है, विश्वास नहीं करना है क्योंकि ये तो निगेटिव है, और बेसिक डायग्राम रिजेक्शन क्राइटेरिया है, सिलेक्शन नहीं, इसीलिए वो रिजेक्शन क्राइटेरिया है। क्यों, क्योंकि जब निगेटिव वाले आते हैं ना तो बेचारा बता नहीं पाता, सही है। अभी देखेंगे ये क्या है, पहले आप इतना वो नोट करिए। अच्छा एक बात बताओ, सम नॉट का अल्टरनेट क्या होगा, अल्टरनेट मतलब उल्टा। तो जब भी मैं सम नॉट मेरा सही आ गया तो मैं ऑल से चेक करूंगा, क्योंकि सम नॉट का उल्टा क्या होता है, ऑल, और नो का उल्टा क्या होता है, सम। ये सब बातें अभी आप देख लीजिए, आगे हम करेंगे क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, अभी तो इतना हो। तो अभी की थ्योरी समाप्त करते हैं, कुछ थ्योरी और है वो हम आगे करेंगे। अब हम क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं तो आपको और क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, अभी क्या क्या रहता है, अभी रहता है अ फ्यू, ओनली अ फ्यू, ये सब चीजें रहती हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको थोड़ा और बढ़िया समझ में आए। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा है, 3 स्टेटमेंट लिखे और 3 कंक्लूजन लिखे, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, नो चेयर इज टेबल। तो डायग्राम किसका, वो क्या बनाना है, बेसिक डायग्राम। तो चेयर टेबल नहीं है। अब यार तुम कहोगे मास्टर हमने तो ये कोई निगेटिव ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, पर आप यहाँ दे देखो ना ध्यान से, भाई इसमें भी यही बेसिक डायग्राम है और इसमें भी यही बेसिक डायग्राम है, तो इनमें अंतर कैसे करोगे। इसमें अंतर के लिए मैंने क्या करा, इसको बढ़ा के क्रॉस कर दिया, मतलब ये वाला ए तो बी में कभी टच नहीं कर सकता, क्या ये वाला ए बी में टच कर सकता, हाँ कर तो रहा ही आगे दो में, देखो ना ये इन दोनों में तो कर ही रहा है। इसीलिए नीचे वाला मैंने थोड़ा डिस्टिंक्ट बनाने की कोशिश करी है, क्योंकि बेसिक डायग्राम तो दोनों का सेम ही होगा। आ जाते हैं नीचे पे, चेयर टेबल। अच्छा, नो टेबल इज बेंच। अब बहुत ध्यान से देखना, इसके लिए अलग से डायग्राम नहीं बनाऊंगा, इसी में इनको डालूंगा। कोई भी टेबल बेंच नहीं है, क्या ऐसा डायग्राम बन सकता है, देखिए बन गया, क्या दिक्कत, क्या बन गया। अब ओनली अ फ्यू आ गया इसमें, अब ये हमने अभी पढ़ा नहीं, या अभी हमने पढ़ा नहीं, ठीक, तो इसको छोड़ देते हैं, अभी इसको छोड़ देते हैं। ठीक, तो आप क्वेश्चन देखो, मैं इसी क्वेश्चन को चेंज करता हूँ। तो कंक्लूजन मैं 2 लिख रहा हूँ आपके लिए, आप इसका डायग्राम ना बनाए और ये कंक्लूजन ना देखें, आप ये 2 कंक्लूजन निकालें। पहला कंक्लूजन, चारों निकाल लेते हैं, दिक्कत क्या है, ऑल चेयर आर टेबल, ऑल चेयर आर बेंच। दूसरा, सम चेयर आर बेंच। तीसरा, नो चेयर इज बेंच। 3 हो गए, 3 निकाल लेते हैं हम कंक्लूजन। ठीक, अब ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक, क्या सारी चेयर बेंच है, क्या आपको साफ नहीं दिख रहा चेयर तो बेंच है ही नहीं, जो साफ दिख रहा हो तो गलत ही है ना, तो गलत दिख रहा हो, बेसिक डायग्राम में जो गलत दिखे वो गलत है, सही, और वो दिख रहा नहीं है। एक भी केस अगर ऐसा हो जिसमें नहीं है तो आंसर क्या है, नहीं। हम चेयर आर बेंच, आपको कुछ चेयर बेंच दिख रही, ये भी गलत,
अब आ गया यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, नो चेयर इज बेंच। क्या आपको कोई भी चेयर बेंच दिख रही? आपको साफ दिख रहा है ना कि कोई भी चेयर बेंच तो नहीं। और ध्यान से देखना, अभी मैंने क्या बोला, ये चीज अगर बेसिक डायग्राम में सही हो जाए तो क्या करना है, इसको सही नहीं करना, एक अल्टरनेट डायग्राम बनाना है। अल्टरनेट डायग्राम क्या होता है जी? अल्टरनेट डायग्राम होता है इसका उल्टा। अच्छा, इसका उल्टा क्या होता है जी? सम चेयर आर बेंच, कुछ चेयर बेंच है। अच्छा, अब ध्यान से देखना, ये कब बन पाएगा? जब कुछ चेयर यहाँ टच हो जाएंगी। अब मेरा ये सवाल है, क्या ये टच हो सकता है किसी भी डायग्राम में? आप बोलोगे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ध्यान से देखो, ये चेक कैसे करेंगे? स्टेटमेंट, स्टेटमेंट गलत नहीं होना चाहिए। पहला स्टेटमेंट पढ़ो, नो चेयर इज टेबल, अभी भी कोई चेयर टेबल है? नहीं। अगला स्टेटमेंट पढ़ो, नो टेबल इज बेंच, क्या कोई टेबल बेंच है? अभी भी। आप इसको भूल जाओ। सही? नहीं। क्या ये डायग्राम बन सकता है? बिल्कुल। आप हर वो काम कर सकते हैं जिसके लिए कोई रोक नहीं रहा। इसके लिए कोई रोक थोड़ी रहा। तो क्या ये हो सकता है? हजारों पॉसिबिलिटी बिल्कुल हो सकता है। और जब ये होगा तब नो गलत हो जाएगा, और जब एक बार भी नो गलत हो गया तो आंसर क्या है? गलत। अब अगली बार इसका अल्टरनेट सोचना, बनाना मत, अल्टरनेट सोचना, क्या ये हो सकता है? नहीं। अब मन में आ रहा होगा आपके, यार ऐसे तो कुछ भी हो जाएगा। नहीं। तो एक एग्जांपल मैं और देता हूं, देखो जहां पर ये ऐसा नहीं हुआ। देख रहे हैं, स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट वन, ऑल ए आर बी। दूसरा स्टेटमेंट लिखो, नो बी इज सी। अब कंक्लूजन लिखो, ऑल नो ए आर सी। ये कंक्लूजन। चलिए फिर डायग्राम, आप वीडियो पॉज करके डायग्राम बनाइए, मैं तो सीधे ही बनाता हूँ। ठीक, तो डायग्राम देखना, क्या सारे ए बी, क्या यही डायग्राम बनेगा? बिल्कुल यही बनेगा जी। कोई भी बी सी नहीं, ये डायग्राम बन गया। अच्छा, अब आपको देखने से पता लग रहा है कोई भी ए सी नहीं, पता तो लग रहा है, तो क्या ये ठीक है? नहीं। चेक करना है अल्टरनेट डायग्राम, अब बनाना नहीं है, सोचना है, क्या ये सी ए पे टच हो सकता है? क्योंकि इसका अल्टरनेट क्या होगा? सम ए आर सी। आप कहोगे टच करने में क्या, मैं तो कर दूंगा टच, लो कर दिया, इसमें क्या है? अब बहुत ध्यान से देखना, अब आप दोबारा स्टेटमेंट को देखो, ऑल ए आर बी, क्या सारे ए बी है? सही है। नो बी इज सी, कोई भी बी सी नहीं। अब आप देख रहे हो, आपने बी से सी को टच कर दिया, तो क्या ये डायग्राम बन सकता है? नहीं बन सकता। क्या ये कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर ये नहीं हो सकता तो ये तो हमेशा सही है। जब उसका उल्टा नहीं हो सकता तो वो तो ठीक ही है हमेशा। ये मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। बेसिक डायग्राम कहाँ से पता लगा? ये सब टेबल से। अगर आपको समझ में आया तो बढ़िया, वरना तो ये टेबल जिंदाबाद है। देखो, फिर वही किया हमने, नो सही हो रहा था तो हमने अल्टरनेट डायग्राम बना लिया। तीन चीजें और समझ लीजिए तो ये पूरा आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम ये क्वेश्चन भी पूरा कर पाएंगे, अभी तो हम पूरा नहीं कर पाए, फिर ये क्वेश्चन भी हम पूरा कर पाएंगे। ठीक, तो ये आप नोट कर लीजिए सब चीजें। ठीक, वीडियो में पीछे जाके मैं आपको तीन चीजें समझा देता हूँ। और एक होता है ओनली ए आर बी, एक होता है फ्यू ए आर बी, अ फ्यू ए आर बी, और एक होता है ओनली अ फ्यू ए आर बी। अब देखो, जब ये पहली बार आए ना पेपरों में, ये हुए नहीं अच्छा अच्छा से सॉल्व। क्यों? क्योंकि सब तो वही रट के जाते, वो देखा ही नहीं उनने, वो हुआ नहीं सॉल्व। अब जबकि इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है इनको सॉल्व करना। क्यों? एग्जामिनर क्या चाहता है आपसे? वही चाहता है कि आप इनका मतलब समझ जाए। एक बार मतलब समझ के खेल खत्म। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, अब आप कहोगे सर हमने तो ओनली अ फ्यू, इनका डायग्राम ही नहीं पढ़ा। इनका डायग्राम वास्तव में क्या है? डायग्राम तो केवल चार ही हैं। भाई हमें चार ही आते, हमें चार आते हैं, ये तो ठीक है, पर क्या वो चार ही डायग्राम है? हाँ बिल्कुल, और उसके अलावा कुछ है ही नहीं। सोचो आप, क्यों? क्योंकि 0 से 100 तो सब कवर हो जा रहा है, बचा क्या? अब देखो ना आप, 0 से 100 तो सब कवर है, तो बच क्या रहा है? बस तो कुछ रहा ही नहीं। तो अब हमको उन चारों में से एक ना एक डायग्राम यहाँ बनाना है। तो सबसे पहले सबसे सिंपल का बना लेते हैं, अब फ्यू ए इज बी। तो अभी इसका डायग्राम कैसे बनेगा? सम का डायग्राम बन जाएगा, कुछ ए बी है। देखो,
ये वाला डायग्राम बन जाएगा। इसमें क्या है, बेसिक डायग्राम ही तो बनाना है। तो ये अब आ जाए मोस्ट ए आर बी, मान लो सपोज कल को, तो भी सम का डायग्राम बन जाएगा। सही, मोर ए आर बी तब भी वही बन जाएगा, लिटिल ए आर बी तब भी वही बन जाएगा। समझ रहे हो आप? तो मैं यहाँ वर्ड कुछ भी चेंज कर दूं, अगर मुझे इस वर्ड की समझ है ना, फ्यू मतलब क्या होता है, अब फ्यू ए आर बी, कुछ ए बी है। वो बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि कुछ नहीं है, वो क्या कह रहा, कुछ ए बी है, इसीलिए सम का डायग्राम बनना, सम नॉट का नहीं। और ध्यान से समझ। तो अभी हमारा वो डाउट क्लियर होने वाला है जिसमें आप क्या कहते हो, कुछ ए बी नहीं है, ये भी तो है ना कुछ ए बी है होने में। जैसे आप बोलते हो सम ए आर बी, तो आपके मन में क्या आता है, कुछ नहीं भी तो होंगे, वो सम से नहीं आता। उसके लिए इंग्लिश में नया वर्ड है, अब ये देखेंगे आने वाला है, ध्यान से देखिएगा। इससे पहले हम देख लेते हैं ओनली ए आर बी। देखो रट्टा है तो बहुत सिंपल है, आप ये ओनली को काट दो, ऑल को यहाँ बना दो, यहाँ लिख दो ऑल को, और डायग्राम बना लो बी और ए, अगर रटना है तो। और ये रटना इसी में लगेगा, ठीक है, आगे कुछ नहीं होता है। आप इसका मतलब समझो, इतना सब कारिस्तानी करने की जरूरत ही नहीं, बहुत ही सिंपल, सिर्फ ए ही बी, सिर्फ ए ही बी है, यही तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। अब आप खुद सोचो, अगर ए ही बी है तो जहां जहां बी को देखोगे ए को पाओगे, तो या तो ए बी से बड़ा होगा, छोटा नहीं हो सकता। मान लो आपने ऐसे बना दिया, आपने ऐसे कर दिया। अब एक बात बता दो, ये वाला, ये जो जहां मैंने डॉट बनाया ये ए है, और हम क्या बोल रहे हैं, सिर्फ ए ही बी है। अगर ये चीज आपको समझ नहीं आ रही तो 4 बार मन में रिपीट करो, थोड़ा पॉज लो, बहुत देर पढ़ लिया आपने, इधर उधर जाओ और सोचो, सिर्फ ए ही बी है, यानी बी को जहां जहां देखोगे किसको पाओगे, ए को पाओगे। और ए बड़ा हो सकता है बी से, बिल्कुल बिल्कुल बड़ा हो सकता है जी। तो जैसे लोग कहते हैं कि समस्त कृष्ण या राम ही संसार है, तो संसार पूरा राम है और राम उससे भी बड़े, संसार से बड़े। हम ये नहीं कह सकते सिर्फ संसार ही राम है, तो बात ही उल्टी लग रही। सिर्फ संसार ही ब्रह्म है, ये बात ही उल्टी लग रही। ब्रह्म ही संसार, क्योंकि संसार जो है वो ब्रह्म से बड़ा नहीं हो सकता, और ब्रह्म संसार से बड़ा हो सकता है। क्या ब्रह्म और संसार बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल, लॉजिकली हो सकते हैं, पता नहीं बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन ये तो एटलीस्ट ये है कि ब्रह्म छोटा नहीं हो सकता। ठीक, तो ओनली का मतलब ये होता है, बहुत ध्यान से समझना। डायग्राम तो हमने बना दिया, तो डायग्राम बनाने से कभी वो क्लैरिटी नहीं आती, सिर्फ ए ही बी है। अब बहुत ध्यान से देखना, अगर मैंने यहाँ किसी सी को चिपका दिया तो ये बी क्या बन गया, सी बी बन गया। ऊपर में क्या कह रहा था, सिर्फ बी, ए ही बी है, तो यहाँ तो क्या हो गया, बी बी सी हो गया। कहने का क्या मतलब है, ओनली और ऑल में यही डिफरेंस है। जैसे एक तो डायग्राम ऑल बी आर, भाई दो डायग्राम बन सकते हैं ना, एक तो इसका बन सकता है इंडिपेंडेंटली और इसका भी यही है, दिख रहा है आपको, इस वाले का भी यही है, यही डायग्राम है। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बहुत ही सादा सा है। इस वाले डायग्राम में अगर मैंने सही इसके साथ एक और स्टेटमेंट लिख दिया, सम बी आर सी, एक मिनट, सम बी आर सी मैंने लिख दिया, तो क्या होगा, तो ये डायग्राम कैसे बन जाएगा, बहुत ध्यान से देखना, ऐसे बन जाएगा। पर इसके साथ, नीचे वाले के साथ में ये लिख ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि बी का रिलेशन एकमात्र ए से हो सकता है, बाकी किसी से। दैट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ ट्रू लव। तो सिलॉग ट्रू लव को ऐसे डिफाइन करता है, सही है, सिर्फ तुम, इसीलिए तो हिंदी में कहते हैं सिर्फ तुम। ओनली का मतलब सिर्फ ए ही बी, सिर्फ तुम और कोई। सिर्फ तुम में ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि और कोई नहीं, सिर्फ तुम का मतलब ही ये होता है, और कोई नहीं, और क्या, केवल तुम। और तुम बोला तो फिर तो 4 भी हो सकते हो। सिर्फ लगाते ही यही होता है। आप ब्लड रिलेशन में सोचो, मनोज हैज 3 चिल्ड्रन, शी हैज 1 डॉटर, तो बाकी दोनों, शी हैज 1 डॉटर, तो बाकी दोनों भी डॉटर हो सकते हैं भाई। हमने क्या बोला, शी हैज 1 डॉटर, ये तो नहीं कहा ना, क्या नहीं कहा कि बाकी दोनों क्या। अगर इसी बात को आपके मन में आएगा, क्या बात कर रहे हो, हमने बोल तो दिया 1 डॉटर, बाकी दोनों सन होंगे, मैं ये बोल रहा हूँ, तो फिर शी हैज ओनली 1 डॉटर में क्या होगा, अब जरूर दोनों सन होंगे, कि हमने क्या बोला, उसकी सिर्फ एक ही बेटी, और पहली बार में हमने क्या बोला, उसकी एक बेटी है, तो 2 और भी हो सकती। यही तो है शब्दों की महीनता। अगर मैं ओनली वर्ड के मीनिंग को समझ गया ना, तो फिर खेल ही खत्म, फिर तो ये सब
ये तो डायग्राम बनाने की आवश्यकता थोड़ी, तो पहले से पता ओनली ए आर बी में बी क्या होगा, बी का रिलेशन केवल ए से होगा और किसी चीज से नहीं हो सकता। अब सेम चीज यहाँ देखो, ओनली अ फ्यू ए आर बी, ये ए है, ये बी है, ये डायग्राम बन गया। अब ओनली अ फ्यू का हिंदी करो, सिर्फ कुछ ए बी है। क्या बोला मैंने, सिर्फ कुछ ए बी है, तो इसका मतलब कुछ ए नहीं भी है। सिर्फ क्या कर रहा है, ओनली डॉटर मतलब बाकी दोनों नहीं है। तो यही तो है वो जो जिसको आप सम समझते हो, ये वही है। आप इसको सम समझते हो, कुछ है तो कुछ नहीं है, अरे उसको ओनली अ फ्यू कहते हैं भाई। अब ओनली अ फ्यू ए आर बी में क्या होगा, इसका डायग्राम बनेगा सम ए आर बी। अब सम किसके साथ आता है, दो लोग के साथ आ सकता है, या तो ऑल के साथ या सम नॉट के साथ। पर जैसे ही मैंने बोला ओनली अ फ्यू, सिर्फ कुछ, तो अगली चीज क्या आ गई, सम ए आर नॉट बी। तो इसका अगर मेरे से आप पूछोगे ओनली अ फ्यू का मतलब, तो ये दोनों इसके अंदर है, कुछ ए बी है और कुछ ए बी नहीं है। अब इसका डायग्राम ऐसे नहीं बन सकता क्योंकि ये तो सम का डायग्राम, इसके डायग्राम में हमने एक एडिशन किया, चेंज किया। ये देखो, ये हमने बिंदी बनाई। अब मैंने ये क्या करा, थोड़ा इसको जूम करके बना देता हूँ ताकि आपको बहुत ही क्लियरली दिखे। ये एक है, ये एक बी, और यहाँ से एक डॉट लिया और बी। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो कुछ ए बी हैं आपको दिख रहे हैं, ये वाले, ये तो आपको बी दिख ही रहे, सही बात है। क्या आपको ये दिख रहा है कि कुछ ए बी नहीं भी है, हाँ वही तो इस डॉट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वही तो इस बिंदी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, क्या सारे बी ए हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, सारे बी ए हो सकते हैं, बी को रोक कौन रहा, क्या सारे ए बी हो सकते हैं, नहीं। इससे एक और चीज पता लगती, अगर आपको अब तक पता लग गई है तो ध्यान से देखिएगा, अभी तक आपने ऑब्जर्व नहीं करा अगर ये, और आप पहली बार पढ़ रहे, सही। आप मुझे बताओ सम ए आर बी जब जब होगा तब तब क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि सम बी आर है, तो आंसर इसका क्या है, अब सोचो वीडियो पॉज करके। इसका आंसर है हाँ, जब जब सम ए आर बी होगा तब तब सम बी आर ए होगा। देखो मैं डायग्राम में बता देता हूँ, अब कुछ ए बी है तो कुछ बी भी तो है, आप कहोगे इसमें क्या बड़ी बात है, तो होता ही। अच्छा, अब मैं चेंज कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना, सम ए आर नॉट बी, सम बी आर नॉट ए, क्या ये सही होगा, वीडियो पॉज करके सोचो। तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर ऊपर वाला है तो जरूरी नहीं नीचे वाला हो, तो क्या बात कर रहे हो, अगर कुछ ए बी नहीं है तो कुछ बी ए बी तो नहीं हो सकते। लो इसका डायग्राम लो आप अभी इसी वक्त, क्या ये डायग्राम था सम ए आर नॉट बी का, ऊपर देखा था हमने, ठीक है, आप वीडियो पीछे करके देखो, तो ये डायग्राम था। अब इसमें मुझे बता दो कौन सा बी ए नहीं है, सारे बी तो हैं, और अगर एक जगह भी गलत हो गया तो गलत हो गया, दैट इज द थिंग। अभी समझे कि यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है कि सारे बी ए हो जा रहे पर कुछ भी नहीं हो रहे, क्योंकि यहाँ क्या है, सम ए आर नॉट बी, यहाँ क्या नहीं है, सम बी आर नॉट, समझे। तो ये हो गया, अब इसकी पूरी थ्योरी हम लोग खत्म कर चुके हैं। आप इस थ्योरी को 2-3 बार देख लीजिए तो आपको रिवाइज हो जाए, ठीक। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, यही क्वेश्चन तो था तो सॉल्व नहीं हो रहा था क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं था, अब हमने पढ़ लिया, आ जाओ सॉल्व कर ले। देखो कोई भी चेयर टेबल नहीं है तो डायग्राम कैसे बनेगा, चेयर टेबल, सही। अगला कैसे बनेगा, नो टेबल इज बेंच, कोई भी टेबल बेंच नहीं है, ये बन गया डायग्राम जी। ओनली अ फ्यू बेंचेस आर वुड, कुछ बेंचेस क्या है, वुड है, तो ध्यान से देखना, तो डायग्राम कैसे बनेगा, वुड, अभी तो सीखा हमने। पर बिंदी कहां से बनेगी, बेंच से लेकर वुड तक, क्योंकि इसके अंदर दो चीजें, ओनली अ फ्यू बेंच मतलब सम बेंचेस आर वुड, सम बेंचेस आर नॉट वुड, दो चीजें हैं इसके अंदर। ये बन गया डायग्राम जी पूरा। मैं बाकी डायग्राम ये सब मिटा देता हूँ ताकि आपको डायग्राम क्लियरली दिख सके, ठीक। अब देखते हैं इन दो कंक्लूजन को। अच्छा, काफी लोग क्या करते हैं, सिलॉग पॉसिबिलिटी को अलग से पढ़ा रहे होते हैं, पॉसिबिलिटी, और बच्चे भी पढ़ रहे होते हैं, बच्चे भी ऐसे ही। अरे पॉसिबिलिटी में नया क्या है भाई, पॉसिबिलिटी अभी तो पढ़ी, फॉल्स में, फॉल्स का मतलब भी पॉसिबिलिटी। अगर मैं जब भी इस चीज को चेक करने जाऊं क्या ये हो सकता है, तो मुझे क्या करना है, जितने दुनिया जहान के आउटकम है उनमें से एक बार भी हो सकता है तो हो सकता है, बस वहां मुझे ये चेक करना है क्या ये एक जगह भी हो सकता है क्या। अगर मैंने बोला, और ध्यान से देखना, अगर मैंने बोला कि कल, कल
धरती पर उल्का पिंड गिरने की संभावना है, सही। तो क्या ये हो सकता है? अरे हो तो कुछ भी सकता है, रातों रात उल्का पिंड आ जाए, कौन जानता है, सही, हो सकता है। तो अब आपको लगेगा यार ऐसे तो सब कुछ हो सकता है, नहीं, सब नहीं हो सकता, ये ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ये सब नहीं हो सकता, जैसे क्या नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कल के दिन जिस बात की सूरज पश्चिम से निकल जाए, सही। और अगर ये आप बेट लगा लो, चाहे इस बात पे कभी बेट लगती है क्या कि कल सूरज पश्चिम से निकलेगा? अरे अपोजिट में बेट कौन लगाएगा, सही, सॉरी, पक्ष में कौन बेट लगाएगा? पश्चिम से निकलता ही नहीं सूरज से, सूरज तो ईस्ट से निकलेगा, आप लगा लो चाहे शर्त। ये मैं कह रहा हूँ हर चीज की पॉसिबिलिटी नहीं होती। इंडिया पाकिस्तान के मैच में साउथ अफ्रीका कैसे जीत सकता है? ये पॉसिबिलिटी जीरो है। तो हर चीज की पॉसिबिलिटी नहीं होती, ये ध्यान रखना, ठीक। तो पॉसिबिलिटी का मतलब ये हो सकता है, वहां हमारी अप्रोच ही चेंज हो जाएगी। बाकी जगह हमारी क्या अप्रोच है? गलत करना। अगर मैं गलत नहीं कर पाया तो सही है। पॉसिबिलिटी में मेरी क्या अप्रोच है? इसको सही करना। पहला वाला पढ़ते हैं, सम वुड्स बीइंग चेयर इज अ पॉसिबिलिटी। अब आप ये देखो, क्या ये वुड चेयर में टच हो सकता है? ऐसी संभावना है। अरे टच तो हो ही सकता है, दिक्कत क्या है? मना कौन कर रहा है इसको? अब ध्यान से देखना, अब हम लेवल बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। अभी तक मैं आपसे क्या कहता, मैं आपसे कहता यार सम वुड बीइंग चेयर पॉसिबिलिटी, क्या ये वुड यहाँ टच कर सकता है? हाँ कर ही सकता है, दिक्कत क्या? देखो टच करा देते हैं इसको, क्या देखो, थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, थोड़ा गंदा सा चित्र बनेगा, पर आप सहन करिए। लो भाई, ये हो गया, वो टच करा दिया, होगी पॉसिबिलिटी। और कौन रोक रहा है इसको? पहला वाला पढ़ो, नो चेयर इज टेबल, अभी भी चेयर टेबल नहीं है। दूसरा पढ़ो, टेबल बेंच नहीं है, और कुछ ही बेंच वुड है, लो अभी भी सही है। तो वुड चेयर में टच कर सकता है, यस। क्या वुड टेबल में टच कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, रोक कौन रहा? तो रोक ही नहीं रहा, टच कर सकता है, ये ध्यान देना, ये ध्यान देना, सही। अब दोबारा से बेसिक डायग्राम में आ जाते हैं, बैक टू पवेलियन। अब अगला क्या है? सम वुड इज नॉट टेबल, कुछ वुड टेबल नहीं है, सही। अब मैंने बोला था कुछ वुड टेबल नहीं है, ये दिख रहा है बेसिक डायग्राम में, सही है। तो मैंने क्या बोला था? अल्टरनेट डायग्राम बना। अब बहुत ध्यान से देखना, ये कम लेवल है। अब मान लीजिए आपका लेवल बढ़ गया, तो आप क्या कहोगे? हाँ बिल्कुल है, ये दूसरा वाला भी सही है, पहला वाला तो ठीक है ही, दूसरा वाला भी ठीक है। मतलब क्यों भाई? ये जो वुड का हिस्सा है ना, ये कभी टेबल हो ही नहीं सकता। कैसे हो जाएगा? क्योंकि वो तो बेंच का हिस्सा है, बेंच कभी टेबल नहीं हो सकती। तो जब ये वुड का हिस्सा, क्या ये पूरा वुड टेबल के अंदर जा सकता है? जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये हिस्सा कभी जाएगा ही नहीं अंदर, क्योंकि ये टेबल का भी हिस्सा है, और टेबल बेंच हो ही नहीं सकती। सॉरी, ये बेंच का हिस्सा है और बेंच कभी टेबल नहीं हो सकती। इसीलिए इसका आंसर क्या है? दूसरा। इस बार हमने अल्टरनेट डायग्राम बनाया नहीं, सोचा क्या ये पूरा वुड टेबल के अंदर जा सकता है? जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? बिकॉज ये जो बेंच का हिस्सा है, ये जा ही नहीं सकता। तो नाउ यू हैव टू वेरी वेरी फास्ट। आंसर क्या हो गया इसका? बोथ वन एंड। एक और क्वेश्चन करें, आखिरी लास्ट क्वेश्चन, चलिए ये वाला। नन ऑफ द फ्यूम्स आर, नहीं ये वाला बाद में करेंगे कभी, ये वाला कर लेते हैं, थर्ड वाला। अब ध्यान रखिएगा क्योंकि ये तो पूरा बोर्ड में ही है, पूरा ही है, तो इसको करने की कोशिश करते हैं। कुछ डॉक्टर इंजीनियर है, ये तो मैं डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। कुछ डॉक्टर इंजीनियर है, कुछ डॉक्टर, एक मिनट अभी देखिएगा आपको, कुछ डॉक्टर इंजीनियर है, सही। अगला क्या आ रहा है? सम इंजीनियर्स आर आर्किटेक्ट, कुछ इंजीनियर आर्किटेक्ट है, बहुत बढ़िया हो गया, सही होगा, ठीक, बढ़िया। अब बहुत ध्यान से देखना, अभी चार वो कंक्लूजन आपके सामने लिखे, ठीक। पहला कंक्लूजन क्या है? ऑल डॉक्टर्स आर आर्किटेक्ट, क्या सारे डॉक्टर आर्किटेक्ट है? दिख रहा है ना? नहीं है, दिख रहा है, तो ये तो गलत हो गया। देखते ही जो साफ स्पष्ट दिख रहा है उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक। सारे डॉक्टर आर्किटेक्ट है, गलत। हम डॉक्टर आर आर्किटेक्ट, क्या कुछ डॉक्टर आर आर्किटेक्ट है? गलत। अब आ जाते हैं निगेटिव वालों में। पहले ये देख लो, सम डॉक्टर आर नॉट आर्किटेक्ट, कुछ डॉक्टर आर्किटेक्ट नहीं। अब आप खुद सोचो, क्या ये डायग्राम बन सकता है? क्योंकि मैंने क्या कहा था, अगर ये सही दिखे तो क्या बनाना है? अल्टरनेट डायग्राम। सोचना, इसमें कुछ गलत क्या थोड़ी हो रहा है। अभी भी कुछ डॉक्टर इंजीनियर है और अभी भी कुछ इंजीनियर आर्किटेक्ट है, ठीक रहा, अभी भी ऐसा ही। तो अभी भी यही स्थिति बनी हुई है, यथावत, ठीक। अब आप खुद देखो, जब ये डायग्राम बन सकता है तो मैं सीधे नहीं कह दूंगा कि नो डॉक्टर
आर आर्किटेक्ट गलत है, क्योंकि अभी तो कुछ डॉक्टर आर्किटेक्ट से टच हो रहे, तो आप कहोगे ठीक है भाई ये तो गलत हो गया, पर सम डॉक्टर आर नॉट आर्किटेक्ट तो सही है, क्योंकि अभी भी सारे डॉक्टर तो आर्किटेक्ट नहीं। तो मैं कहूंगा रुको, सम का उल्टा क्या होता है, सम नॉट का उल्टा ऑल, तो मैं कहूंगा लो रुको अभी 1 मिनट, ये मैंने डॉक्टर यहां बना दिया। क्या ये बन सकता है डायग्राम? बिल्कुल बन सकता है। देखो आप, सम डॉक्टर आर इंजीनियर, अभी भी कुछ डॉक्टर इंजीनियर है? कुछ इंजीनियर अभी भी आर्किटेक्ट हैं, बिल्कुल है। अब आप ये मत कहना कि सारे डॉक्टर इंजीनियर नहीं होंगे, भाई जब सारे होंगे तो कुछ तो होंगे ही, सही। तो ये डायग्राम बन सकता है। जब ये डायग्राम बनेगा तो आप बता दो कौन सा डॉक्टर आर्किटेक्ट नहीं, गलत नहीं होगी, चारों गलत। और अगर चारों गलत है तो आंसर क्या होगा? नीदर नहीं होगा, नन भी नहीं होगा, आंसर होगा, तो ध्यान से देखना, आइदर 1 और 2 एंड 3 एंड 3 और 4। क्यों? क्योंकि ऑल और सम नॉट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, कॉम्प्लीमेंट्री, और सम और नो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री। चलिए तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। अब हमें बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा, और आगे अभी 20 सवाल मैं और करूंगा, इसका वीडियो मैं अगली बार लाऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर